धन्यवाद। मित्रों, भारत के इतिहास में किसानों के लिए अगर किसी सरकार ने इतने सारे महत्वपूर्ण कदम एक छोटे 6 वर्ष के आयु में किए हैं, तो वो सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाले, जिसको अंग्रेजी में गेम चेंजर निर्णय कहते हैं, और किसानों के जीवन को बदलाव लाना, सुधारना, उनके इनकम को डबल करना, आमदनी को दोगुना करना, इससे प्रतिबद्ध इतने सारे निर्णयों का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गत 6 वर्ष में लगातार करती। आप सब जानते हैं कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार ने समय समय पे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो सुझाव थे, उनके ऊपर गहरा चिंतन हुआ और लागत से 1.5 गुना एमएसपी फिक्स करने का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उसको पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से एमएसपी में पहले इतने सारे आइटम्स नहीं कवर थे। समय समय पे नए वस्तुओं को एमएसपी देके आज 22-23 आइटम है जिन पे एमएसपी पे खरीद सरकार के द्वारा की जाती है। गत 6 वर्षों में अलग अलग आइटम्स पे जो एमएसपी बढ़ी, उसकी जानकारी तो आप सबके पास है, मैं भी दे सकता हूं। और ये ध्यान में रहे कि ये एमएसपी इतनी जो बढ़ी है, साधारणतः हर वस्तु पे किस पे 40-42%, किस पे 70%, ये इस समय में बढ़ी है जब महंगाई के दर ज्यादा नहीं बढ़े। भारत के इतिहास में सबसे कम महंगाई कभी रही है तो मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल। कम महंगाई के दौरान भी एमएसपी इतने बड़े मात्रा में बढ़ाना, ये अपने आप में उनकी विशेषता है। एमएसपी के आइटम्स भी बढ़े, एमएसपी का रेट भी बढ़ा और एमएसपी पे खरीद भी बढ़ी। यहां तक के 2009 से 14 के बीच जितना एमएसपी पे खरीद हुई देश भर में, 14 से 19 के 5 वर्ष के कार्यकाल में उससे डबल खरीद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। नेफेड जो संस्था है, जो कई वस्तु खरीदती है एमएसपी के दामों पे, वो शुरू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय। उसको 2000 करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी केंद्र सरकार ने नेफेड को दिया, जिसके ऊपर वो बैंक से लोन लेके अपना खरीद का काम करती थी। यूपीए की सरकार 10 वर्ष इस देश में रही। कांग्रेस, एनसीपी दोनों उसमें प्रमुख भागीदार थे। उस सरकार ने 10 वर्ष में नेफेड की क्रेडिट गारंटी मात्र 2000 करोड़ से बढ़ा के 3000 करोड़ कर। आप समझ सकते हैं नेफेड के पास वो क्षमता ही नहीं बनी कि वो एमएसपी पे बड़े रूप में खरीदारी कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने हर वर्ष समय समय पे नेफेड की गवर्नमेंट गारंटी को बढ़ाया और आप सबको जान के खुशी होगी कि आज वो 3000 करोड़ जो 2014 में हमें विरासत में गारंटी मिली थी, बढ़ के 55,000 करोड़ कर दी गई। 3000 करोड़ लगभग 20 गुना, 18 गुना बढ़ा दी गई है, जिससे नेफेड से खरीदारी इतनी ज्यादा बढ़ पाई। और इन सभी के कारण जो देश इंपोर्ट पे, आयात पे डिपेंडेंट होता था, पल्सेस के लिए, दाल के लिए, इस सब में आज अधिकांश वस्तुओं में हम सरप्लस हो गए, आत्मनिर्भर बन चुके हैं। चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, लगभग 15 करोड़
खेतों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम हो, चाहे सिंचाई योजनाओं को ईमानदारी से, और मैंने ईमानदारी बहुत सोच समझ के महाराष्ट्र में बैठा हूं इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ की सिंचाई की क्या हालत थी पहले, वो तो हम सब जानते हैं। सिंचाई की योजनाओं को बल दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार करना और बड़े मात्रा में सस्ते दरों पर किसानों को लोन देने की बात हो, हर संभव कदम इस सरकार ने लगातार किसानों के हित में लिया। आपको ख्याल होगा पहले फर्टिलाइजर की कितनी किल्लत, कितनी शॉर्टेज रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद नीम कोटिंग को 100% कंपलसरी कर दिया, जिससे जो फर्टिलाइजर किसानों के खेत में जाने के बदले विदेश में एक्सपोर्ट होता था पर या केमिकल फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता था, ये सस्ता बिकता था। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के भाई भी उसमें पकड़े गए हैं, किसानों के फर्टिलाइजर को चोरी करते हुए, विदेश में एक्सपोर्ट करते हुए। उस सब को रोकने के लिए 100% नीम कोटिंग करके 5-6 वर्ष में आपने किधर फर्टिलाइजर शॉर्टेज के नामो निशान नहीं सुना हो। हर एक किसान को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर देश भर में मिला। मैं आज इस मंच से भारत के किसान भाई बहनों को, भारत के खुदरा व्यापारियों को नमन करता हूं, जिन्होंने कोरोना के कार्यकाल में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी देश के कोने कोने में अनाज पहुंचाया, फल सब्जी पहुंचाई, कभी किसी को कमी नहीं होने दी। पूरे देश को एक प्रकार से इस कोरोना महामारी के संकट के समय में भी पूरी तरीके से वस्तुएं उपलब्ध रही। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर सरकार ने उपलब्ध रखा देश भर में, और ये किसानों की श्रम का, के परिश्रम का प्रतीक है कि कोरोना कार्यकाल में भी किसान की उत्पादन बढ़ी है और आगे चल के जो बुआई हुई है, जो सोइंग हुआ है साल, वो भी बढ़ा है, जिससे संकेत मिल रहा है कि आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में और वृद्धि होगी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पिछले वर्ष किसानों के सम्मान में, उनके परिश्रम और जिस प्रकार से उन्होंने एक देश जो विदेश के ऊपर निर्भर रहता था, जो एक जमाने में अनाज भी विदेश से लाता था, ऐसे देश को समृद्ध बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। उनके सम्मान में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान, छोटे बड़े हर किसान 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का जो फैसला किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा छोटे लघु किसानों के लिए राहत बन गिरा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सीधा लोगों के खाते में, किसानों के खाते में अभी तक जा चुके हैं उसके तहत, और बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई व्यक्ति उसमें से कुछ अपना हाथ मार ले। ये कोई हमारी योजनाएं ऐसी नहीं होती है जिसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, सीधा डायरेक्ट बैंक के खाते में पैसा पहुंचे। इसी कड़ी में एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर किसान कैसे अपना व्यापार का विस्तार बढ़ा सके, कैसे अपने सामान को किधर भी, कभी भी, किसी भी दाम पे बेच सके, उसके लिए ये नए पहले अध्यादेश और अब कानून को पारित किया गया, जिससे किसान को जो वर्षों वर्षों तक जंजीरों में जकड़ के रखा था, उन जंजीरों की बाध्यताएं से हमने मुक्त किया। सालों सालों तक किसानों को अपने क्षेत्र के बाहर बेचने की मंजूरी नहीं थी। एपीएमसी मार्केट के थ्रू ही सिर्फ बेच सकते थे, मार्केट में टैक्सेस लगते थे, जो भी कुछ सामान कोई सौदा करते थे उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। अभी मैं किसानों के साथ चर्चा कर रहा था, बताया गया कि कई बार तो बहुत अनाप शनाप पैसा टिप के रूप में निकाल लेते थे,
1500 रुपए पेटी किसी ने बेचा अपना सामान, आम का कोई व्यापारी बता रहा था, 700 रुपए टिप निकाल दिया, सिर्फ 800 रुपए किसान को मिला। ये सब गलत जो काम लाइसेंस कोटा राज के कारण इस देश में चल रहे थे, वो लगभग हर क्षेत्र से मुक्ति हो गई है लोगों को। आज कपड़ा व्यापारी को कोई फोर्स नहीं करते, आपको भाई कालवा देवी की मार्केट में ही जाके बेचना पड़ेगा। आज कोई पानी के व्यापारी को नहीं बोलता है कि आपको बस इसी बिचौलियों के थ्रू जाना पड़ेगा। आप मास्क खरीदने जाते हो, आपको कोई रूल नहीं है कि आप इस क्षेत्र के अंदर ही मास्क बेच सकते हो या खरीद सकते हो। सिर्फ हमारे किसान भाई बहनों के साथ यह अन्याय और नहीं चल सकते। और किसानों को आज मुक्ति मिली है कि वो देश में कहीं भी, किधर भी, कभी भी, किसी भी दाम पर अपने उत्पाद को बेच सके, अपने उपज को बेच सके। ये जंजीरें, ये बाधाओं से आज किसान को मुक्त किया गया है। और मैं समझता हूं ये इस देश के खेती क्षेत्र को, एग्रीकल्चर को वर्षों वर्षों तक तेज गति से बढ़ने का साधन बनेगा। हमारे किसानों के जीवन में आनंद आएगा, आगे चल के और लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो खेती के क्षेत्र में और काम करें, और ईमानदार व्यापारी को भी और अवसर मिलेंगे। आखिर अब कोई व्यक्ति, अगर आप कोई किसान के साथ सौदा करेगा, कोई व्यापारी, कोई कंपनी, तो उसकी लिखा पढ़ी कंपलसरी। लिखा पढ़ी में क्या दाम पे खरीदेगा, क्या टर्म्स रहेंगे, वो कंपलसरीली लिखा जाएगा। इमीडिएट पेमेंट होगी। सैटरडे संडे आ गया, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 3 डेज में पेमेंट होगी। कोई मतभेद होगा तो लोकल पंच बैठेंगे, 4 लोगों की कमेटी बैठेगी लोकल। सुलझा नहीं मामला तो एसडीएम के पास 30 दिन के अंदर निर्णय होगा। किसान को सशक्त बनाने का काम इन कानूनों ने किया है। कुछ लोग भ्रम फैला के राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा स्वाभाविक है, चिंता का विषय है उनके लिए। तो उनका राजनीतिक अस्तित्व आस्ते आस्ते खत्म होते जा रहा है। यहां तक कि उनको जनता ने 2 चुनावों में लगातार नकार दिया है। चिंता हो रही है अगले चुनाव में हम कोई जीत के आएगा कि नहीं, तो राजनीतिकरण करके किसानों को बहकाया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। आखिर एमएसपी इस देश में पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से सालों से चल रही है। कोई इस देश में एमएसपी को रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत और नीति दोनों पे इस देश के हर किसान का विश्वास है। उल्टे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो एमएसपी को लाभ मिला है, जैसा मैंने कहा, आइटम्स बढ़े, रेट बढ़ा, और जो प्रोक्योरमेंट है वो डबल हो गया 5 साल। ऐसे नेता पे विश्वास किसानों का अटल है, अटूट है। और राजनेता थोड़े दिन तक भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में किसान समझदारी से इसका स्वागत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसका प्रतिसाय हुआ है, बड़ा स्वागत हुआ है। यहां तक कि यहां की सरकार ने अगस्त में तो इसको नोटिफाई कर दिया अध्यादेश आने के बाद। फिर अब कांग्रेस के दबाव में डामाडोल हो रहे। लोकसभा में स्वागत किया यहां की सरकार के पार्टीज ने, राज्यसभा में डामाडोल रहे, और वोटिंग के टाइम कोई हाउस में नहीं था। ये दर्शाता है कि ये किसानों के हित का काम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की विफलताएं, 50 वर्ष की विफलताओं को छुपाने के लिए और अपने बिचौलियों को, जो इनकी शायद राजनीतिक फंडिंग करते होंगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून के विरोध में खड़ी है। और जो दृश्य हमने राज्यसभा में देखा, आप सबने देखा, मैं समझता हूं शर्मनाक बिहेवियर कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों का। भारत के इतिहास में पहली बार इस देश ने इतना बुरा हाल देखा। जिस प्रकार से वो टेबल के ऊपर डांस कर रहे थे, जिस प्रकार से रूल बुक फाड़ रहे थे, लगभग वाइस चेयरमैन के ऊपर कातलानामा हमला करने पे उतर आई थी विपक्ष।
इस प्रकार का व्यवहार देश की जनता देख रही है और देश की जनता, देश के किसान कभी माफ नहीं करेंगे इस प्रकार के ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। स्पष्ट बहुमत था हमारे साथ, डिवीजन के लिए हम तैयार थे, वोटिंग के लिए तैयार थे, पर वेल में से तो वोटिंग नहीं हो सकती। कोरोना काल के हर कानून को उन्होंने तोड़ा। उसने अपनी सीट पे बैठते, जितने प्रावधान पे वोटिंग करना था कर सकते थे, पर स्पष्ट था कि 1.5 गुना एमपी, यानी हमारे साथ शायद 108, 110 एमपी इसके पक्ष में थे और उनके पास 70 से भी कम एमपी थे। वो उनके जानकारी में रहने के कारण खुद कांग्रेस के 13 एमपी एब्सेंट थे, कांग्रेस 13 या 17। तृणमूल कांग्रेस इतना बढ़ बढ़ के हमला कर रही थी वाइस चेयरमैन पे, उसके 5-6 एमपी एब्सेंट थे। जैसा मैंने बताया, शिवसेना एनसीपी तो कोई भी नहीं था उस समय, शायद एक एमपी हुआ एनसीपी का, तो उस समय तो कोई हाउस में नहीं था। मैं समझता हूं विपक्ष पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, पूरी तरीके से विफल हो गई है और किसान समझते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का और किसानों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की भी, जैसा मैंने बताया, 3 दिन में पेमेंट के प्रावधान के साथ साथ यह भी रखा गया है कि अगर किसी वस्तु का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपके और मेरे बीच हुआ, और 20 रुपए प्रति किलो में हमने तय किया कि आप मेरे से खरीदें, मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, तय हुआ 20 रुपए किलो में आप खरीदेंगे। कल को 20 रुपए का दाम घट के 10 रुपए हो गया, मार्केट टूट गई, तो भी आपको 20 रुपए पे ही खरीदना पड़ेगा, कंपल्सरी। किसान का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप 20 रुपए में नहीं खरीदते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कल दाम 20 रुपए के बदले 30 रुपए हो जाए तो किसान को छूट है कि या तो आप 30 रुपए दे दें उससे लेने के लिए, या वो मार्केट में किसी को भी बेच सकते हैं, जिससे किसान को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। दाम गिरे तो भी किसान प्रोटेक्टेड है, दाम बढ़े तो भी किसान प्रोटेक्टेड है, उसको बढ़ावा दाम मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जमीन किसी प्रकार से गिरवी भी नहीं रखी जाती है, किसान की जमीन को कोई ले नहीं सकता, ये प्रोटेक्टेड है। तीसरी बात, किसान आजकल समझदार है, समझते हैं कि आगे चल के दाम बढ़ जाएगा। आज आलू का दाम 5 रुपए, कल 20 रुपए हो जाएगा 4 महीने बाद, तो किसान उसको स्टोरेज में रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसिंग हो, जिसमें 75% जैसे वेयर हाउस रिसीट मिलती है बैंक से, उनको कम सस्ते दरों पे पैसा मिल जाएगा। और जब समय अनुकूल होगा तब किसान तय करेगा किसको बेचना, कब बेचना, क्या दाम पे बेचना। एक प्रकार से किसानों को आजादी का दिवस पिछले रविवार को हमने इस देश में सेलिब्रेट किया, और आगे चल के जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी ने किया। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार हैंड होल्डिंग करेगी, मदद करेगी, जिससे छोटे छोटे किसान, और आप सब जानते हैं 85% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, उन सबको टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लाभ नहीं मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ नहीं मिलता है कि बीज भी खरीदना है तो कुछ ग्रामों का ही खरीदना है, महंगा बीज खरीदना पड़ता है। अगर 300 किसान मिलकर बीज खरीदेंगे तो 10% दाम पे बीज आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा कॉस्ट। मैं अभी उदाहरण दे रहा था एलईडी बल्ब का, आपको याद होगा, जो लट्टू होते थे पहले पुराने जमाने के बल्ब, आज कोई दुकान में जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं आपको। सिर्फ 4 साल में मोदी जी ने उसको इतना सस्ता कर दिया देश में, और इतना बड़े पैमाने पे उपलब्ध करा दिया, और इतना ज्यादा लोगों के इलेक्ट्रिक बिल में कमी हो गई
लाइटिंग का लोड 60 वॉट 100 वॉट से घट के 8 वॉट 12 वॉट होने से। होलिस्टिक सोल्यूशन। वैसे ही किसानों के लिए भी एक होलिस्टिक सोल्यूशन जिससे उनका जीवन सुधरे, उनकी आमदनी दोगुनी हो और उससे ज्यादा और बढ़े आगे चल के। और जो स्वामीनाथन जी ने जो जो सुझाव दिए थे उस सबको अमल करते हुए ये कानून लाएंगे। दो बात और आपके समक्ष रखूंगा। 2010 में कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेंबर थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे। उसने यही सुझाव दिए थे जो हमने आज लागू किए। 2013 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम एपीएमसी एक्ट भी खत्म कर देंगे और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो बाबा आदम के जमाने का है जब भारत में शॉर्टेजेस होती थी उसको भी खत्म कर देंगे। मोदी जी की सरकार ने दोनों को खत्म नहीं किया। कोई मंडी में बेचना चाहे स्वावलंबी है किसान, हम रोक नहीं लगा रहे। सरकार क्यों तय करे कौन किधर किसको बेचे? कोई मंडी चलाना चाहे चलाए, अपने आप वहां के रेट सुधरेंगे, किसान के रेट सुधरेंगे। सरकारों को टैक्स हटाना पड़ेगा मंडियों से। आज पंजाब में लड़ाई क्या कर रही है सरकार? सांडी टैक्स लेते हैं वो लोग, किसकी जेब से जाते हैं? वो किसानों की जेब काट रहे हैं। पंजाब की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई और जितना मंडी में सौदा होता है उससे ज्यादा सौदा रिश्वतें लेके करते थे। वो आज उनका जो नुकसान हुआ है राजनीतिक और शायद आर्थिक, उसके खिलाफ किसान के कंधे पे बंदूक लगाने का घोर अन्याय है कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं निंदा करता हूं और देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार किसानों के हित की सरकार है, किसानों को हित को सर्वोप्रिय रखती है। एमएसपी पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा और आप सब आज आजाद हैं सही दाम, सही समय, सही व्यक्ति, सही जगह पे अपना अपना सामान बेच देंगे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है एक कानून हम महाराष्ट्र में नहीं लागू करेंगे। दूसरा सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। महाराष्ट्र सरकार की वजह से मुंबई लोकल शुरू करना चाहिए, इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन आपके पास आया क्या? दो सवाल। पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार ने खुद ये कानून को अगस्त में लागू किया। अब कांग्रेस के प्रेशर में शायद वो बोल रहे नहीं करेंगे। केंद्र के सरकार पूरे देश में संघीय ढांचे में पूरे देश में लागू होते हैं, बाकी जनता जवाब दे देगी अगर कोई ऐसा छल किया उन्होंने किसानों के साथ। बाकी आज किसानों के विषय पे चर्चा हो रही है, इसलिए बाकी विषय मैं अलग से आपको बता दूंगा। वैसे कोई रिकमेंडेशन आई नहीं है मेरे को लोकल स्टार्ट करने की। पीयूष जी, मेरे भी दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस और जो भी महाराष्ट्र में सहयोगी दल है वो लगातार किसानों के पास कह रहे हैं कि अगर किसान बाहर बेचेगा सामान तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जो गारंटी होती है कि जो मंडी की गारंटी होती है वो गारंटी नहीं मिलेगी और एमएसपी कैसे डिसाइड करेगी सरकार? कहीं ना कहीं ये छलावा है और जो व्यापारी उनसे खरीदेगा अगर वो टाइम लिमिट में पैसे नहीं दिया और भाग गया तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं उठा पाएगी या एक गारंटी के तहत नहीं हो पाएगा। और दूसरा सवाल जो तुषार ने दोहराया कि पहले अगस्त में जो नियम लागू थे उसको फिलहाल स्टे कर दिया, रोक दिया और कहा है कि इस कानून को महाराष्ट्र में नहीं लाएंगे। जहां तक पहला सवाल है, मैं समझता हूं किसान हमारे समझदार हैं, ऐसे छल में ऐसे बहकावे में आएंगे नहीं। उनको भी पता है कि जिसको वो बेचेंगे उसका पैन कार्ड लिया जाएगा। पैन कार्ड जिसके पास है मतलब इनकम टैक्स में उसकी पूरी नोंदनी है, पूरी डिटेल्स है। पैन कार्ड बिना आधार कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन, फोटो उसके बगैर मिलता नहीं है। आप सब जानते हैं। एक प्रकार से हमने जो छूट दी है उस छूट से किसान जब बंधनों से निकल गया
तो कांग्रेस तो बिचौलियों की सरकार रही है, सालों साल उन्होंने यही धंधा किया। उनके खुद के प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि 100 रुपए मैं दिल्ली से भेजता हूं तो सिर्फ 15 रुपए जनता को पहुंचते, बाकी बिचौलिए, उनके खुद के राजनीतिक नुमाइंदे सब उनके लोग चोरी करते थे ना। पर वो तो ही वॉज अ हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर, उनके पास सोल्यूशंस नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ बताया था भाई ये असलियत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका सोल्यूशन ढूंढा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। आज कोई किधर आरोप नहीं लगा सकता कि बिचौलिए के बगैर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिलता, या शौचालय नहीं मिलता, या बिजली कनेक्शन नहीं मिलता। 8 करोड़ लोगों को कुकिंग गैस कनेक्शन मिला, कोई बिचौलिया नहीं लगा। ये कांग्रेस बिचौलियों की सरकार नहीं है और बिचौलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के भाषण कर रहे हैं। और अगर कोई भागेगा तो काम है कि उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। एक दूसरा सवाल आप भी चूंकि रिसेंट का है, राहुल गांधी अभी भी डीएनडी फ्लाईओवर फार्मर्स के ऊपर बात। सर आपने फार्मर की बात की, अभी रेलवे ने भी सर किसान रेल की शुरुआत की है, तो इससे क्या लगता है आपको किसानों की जो स्थिति में क्या परिवर्तन आ सकता है, या कोई स्टेटिक्स है आपके पास कि जब से आपने शुरू किया इसका किसानों को कितना लाभ मिला होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैंने कहा कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ऑलवेज बड़ी होलिस्टिक रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। वो 360 डिग्री सोच के व्यक्ति हैं। उनके ध्यान में है कि अगर हम ये छूट दे रहे हैं कि किसान किधर भी बेच पाए, तो साथ से साथ उसका साधन भी देना चाहिए जिससे किसान उसको दूर तक लेके जा सके। तो एक दिन हमारी रेलवे की रिव्यू में प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपने कभी किसानों के लिए क्या किया? मैं अपना सुनाने लगा, ये किया वो किया। नहीं, आपको किसान रेल चलानी चाहिए। और फिर माननीय वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया, पहली ट्रेन महाराष्ट्र से शुरू हुई किसान रेल, देवलाली नासिक से। आपको जान के खुशी होगी, पहली ट्रेन भरी नहीं, 97 टन ही सामान दिया। स्वाभाविक है, सबको जानकारियां नहीं मिली। हफ्ते में एक ही बार चलने वाली थी और वो बिहार तक जा रही थी। आपको आश्चर्य होगा, दूसरे तीसरे हफ्ते में एक के बदले हफ्ते में 2 ट्रेन हो गई। 97 टन के बदले 4 गुना माल आने लग गया। बिहार में जो उसका स्थान था, गंतव्य स्थान था पटना के आसपास, उसको बढ़ा के मुजफ्फरनगर लेके जाना पड़ा, इतनी डिमांड आ गई। मैं समझता हूं कि रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा किसानों के सामान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। हम सब परेशान हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सब भी इस बात से हर बार दुखी होते होंगे तो क्यों कश्मीर का सेब या हिमाचल का सेब हमारे घरों में नहीं आता है? क्यों हमें वो आर्टिफिशियल सेब आता है जिसपे एक प्लास्टिक का स्टिकर लगा होता है, जिसको हमें उठा के निकाल के फिर धो के खाना पड़ता है? सच बात है। अब वो जमाना बदलने वाला है। अब हमारे कश्मीर और हिमाचल का सेब कन्याकुमारी तक पहुंचेगा। और आपको ये तो जानकारी होगी कि रेलवे की जो फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन है, आज दुगनी स्पीड पे चल रही है, एवरेज स्पीड। तो जो सामान मुंबई से गुवाहाटी 7 दिन में पहुंचता था, आज 2.5-3 दिन में पहुंच जाता है। तो सामान, किसानों का सामान, फल सब्जी देश के अन्य अन्य इलाकों में जाएगी, उपभोक्ता को भी लाभ होगा, कीमतें नियंत्रण में रहेंगी और उसका अधिक लाभ किसानों को होगा जिनको सही दाम मिलेगा। तो ये माने कि आने वाले समय में किसान रेलें और स्टेट से और जगहों से चलेंगी। 3 बात मानिए, ए ये सस्ती चलेगी, बी ये परमानेंट चलेगी, 3 जहां भी डिमांड आए वहां से चलेगी। अभी अभी नितिन गडकरी जी ने सूचना दी है कि ऑरेंज संतरे का सीजन शुरू होने वाला है। तो अब हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, नागपुर से कहां डिमांड है तो उसको भेजेंगे। जब कश्मीर में सेब आ जाएगा हिमाचल में तो वहां से लाएंगे। तो हमारी प्रतिबद्धता है रेलवे की कि किसानों के हित में जो काम कर सके करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि रेफ्रिजरेटेड कोचेस, रेफ्रिजरेटेड मालगाड़ी के डब्बे जिसमें जो सामान खराब हो जाता है
वो रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से जा सके दूर दूर तक। तीसरा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन एफसीआई और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ हम मिलके, रेलवे के पास बहुत सारे स्टेशन दूर दराके के इलाके में रहते हैं जहां किसानी होती है, जहां खेती होती है, वहां पे स्टेशन के पास हम जमीन एफसीआई सीडब्ल्यूसी के माध्यम से जॉइंटली डेवलप करके वेयर हाउसेज, स्टोरेज, साइलोज बनाने के काम में जुटे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे जो वर्षों से अनाज वेस्ट होता था, जिसके दृश्य आप टीवी पेपर में दिखाते थे तो दिल जलता था, उसको परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और रेल मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायरेक्शन पे हम तीनों हर महीने रिव्यू कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोकेशन, और वहां पे बनाएंगे जिससे एक और परमानेंट सोल्यूशन वेस्टेज की खत्म होगी, जो इतने सालों में कई सरकारें आई गई कर नहीं पाई। तो आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी की सोच 360 डिग्री सोच होती है, कैसे किसानों का जीवन और बेहतर बनाए। जो है अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, तो क्या आपको लगता है कि इनको पहले विश्वास में नहीं लिया गया था, क्योंकि उनका कहना है कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? मैडम, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कैबिनेट के समक्ष अध्यादेश कई महीने पहले आए, जिसमें अकाली दल की प्रमुख नेता सदस्य है कैबिनेट की। मैं भी उस कैबिनेट में था, वो भी उस कैबिनेट में, विस्तार से चर्चा हो। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल जी ने इसके ऊपर इंटरव्यूज दिए समर्थन में। सुखबीर जी और हरसिमरत जी ने पंजाब में कई मीटिंग्स करी। मैं समझता हूं कि राजनीतिक बहकावे में गलत ट्रैक पे गाड़ी चली गई, अब वो उसका तो भुगतान उन्हीं को करना पड़ेगा। जहां तक हमारा निश्चय है, किसानों के हित में हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार। गुड इवनिंग सर। एमएसपी खत्म होने का डर किसानों को लगातार लग रहा है। अब ऐसे में किसानों का विश्वास जीतने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है सर, कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि ये बातें भी फैलाई जा रही कि अगर एपीएमसी के बाहर किसान अगर अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें मंडी टैक्स नहीं मिलेगा। इसके बारे में मुझे क्लैरिटी चाहिए। पहली बात तो, जैसा आपने स्वयं का ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एमएसपी नहीं रही। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, कृषि मंत्री बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, रिकॉर्ड हो गया है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में, और पार्लियामेंट में आश्वासन दिया हुआ, इज कंसिडर्ड एज गुड एज एनीथिंग कैन बी। इतने वर्षों में, 50 वर्षों में कांग्रेस क्यों नहीं लाई कानून एमएसपी का? कोई उनसे पूछे? कोई जरूरत नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चल रहे, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो कोई किसान इसमें भ्रमित नहीं है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर एक प्रांत में हो रही है। आप बताएं मुझे, किधर और आपने सुना किसानों के आंदोलन के बारे में? देश में करीब करीब 15 करोड़ किसान परिवार, आप बताइए कहां है 15 करोड़ किसान परिवारों में नाराजगी? उल्टे आपकी जानकारी के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू में शरद पवार जी ने मार्च 2014, तब वो मंत्री थे, मार्च 2014 में कहा, एंड आई कोट, महाराष्ट्र टुक द इनिशिएटिव to amend the state APMC Act in the year 2005 itself, providing for direct marketing, contract farming, setting up of private market, consumer farmer markets, e-trading, etc., and notified the rules in 2007 to implement the amended provisions. उन्होंने further ये भी कहा, in fact 24 private markets have already come up in the state. State has issued 69 licenses for direct marketing. उनकी सोच तो लाइसेंस कोटा के बाहर जाती नहीं थी। हमने उसको अगले लेवल पे ले गए कि क्यों लाइसेंस कोटा लगना चाहिए, क्यों लोगों के ऊपर दबाव होना चाहिए और मंडी टैक्स होना चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी, पंजाब में भी चावल के ऊपर ऑलरेडी मंडी टैक्स घटा दिया, तो लाभ मिलना शुरू हो गया है कंज्यूमर को और किसानों को। ये मंडियों पे जो गलत काम होते थे उसको रोका जाएगा इससे, और जो ईमानदार व्यापारी है वो ईमानदार व्यापार करेगा।
उसमें कोई मंडी पे टैक्स भरना और मंडी पे बैठना जरूरी नहीं। सर एक सवाल और है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को कैसा फायदा होगा, किस तरीके से? मैंने अभी पहले भी समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहली बात तो कोई कंपलसरी थोड़ी है, कोई किसानों को फोर्स थोड़ी कर रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है। इट इज एन ऑप्शन। ये पूरा कानून ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, सहूलियत देता है। अगर कोई किसान करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं करे, करेगा तो लिखा पढ़ी होगी। आज के दिन क्या होता है, मौखिक होता है सौदा। मौखिक सौदे में कमजोर किसान 1 एकड़ 2 एकड़ वाला वो किसके पास जाके अपना कहानी रोएगा। अब वो कंपलसरी राइटिंग में होगा। तीसरी बात, 3 दिन के अंदर पेमेंट कंपलसरी। पहले तो महीनों महीनों तक थोड़ा थोड़ा रो के पैसा मिलता था। कई हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं किसान सेठ के पास जाके थोड़े थोड़े पैसे के लिए रो रहे हैं। वो सब खत्म, 3 दिन में 100% भुगतान करना है। चौथी बात अभी मैंने बताई, अगर दाम गिरे तो जो रेट पे तय हुआ है सौदा उस रेट पे ही लेना पड़ेगा। दाम बढ़े, किसान को पूरी छूट है, या तो आप दो पूरा पैसा जो मार्केट रेट है या वो बाहर बेच सकते हैं। तो हमने हर प्रकार से किसान को प्रोटेक्ट किया इस कानून से। उनकी जमीन पे कोई आंख नहीं लगा सकता, जमीन कभी गिरवी नहीं हो सकती, जमीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक प्रकार से किसान के साथ जो वर्षों से अन्याय हुआ करते थे उससे पूरी तरीके से मुक्ति दिलाई है। उन जंजीरों बाधाओं को हमने तोड़ा है। ऐसा है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था कि हम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। हमारी सरकार थोड़ा ज्यादा सोच समझ के काम करती है। पूरी तरीके से खत्म करने में देश के ऊपर जो कभी तकलीफ आए, कभी कोई आपातकाल हो, कोई फैमिन हो, बाढ़ में कोई पर्टिकुलर चीज खत्म हो जाए, प्रोडक्शन, ऐसे परिस्थिति में तो देश पे नियंत्रण लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को और सख्त किया कि बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं या उस पर कोई बंधन ला सकते हैं। ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। अगर नॉर्मल कोर्स में कोई अभी इसेंशियल कमोडिटी का दुरुपयोग नहीं हो पाए। आपकी जानकारी के लिए, आप सब पत्रकार बंधु तो अच्छी तरह जानते हैं, पहला एक जमाना था जब सिविल सप्लाईज मिनिस्टर होने के लिए बहुत लोग होड़ लगाए। इस कानून में बदलाव के बाद अब सिविल सप्लाईज मिनिस्टर की होड़ खत्म हो जाएगी और अब सरकार को पूरे ऑर्डर में रीजन के साथ बताना पड़ेगा कि क्यों कोई भी बंदिश लगाई जाए। पर बंदिश लगाई जा सकेगी बहुत एक्सट्रीम और इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंस। सर जी, बहुत से किसान लोगों ने आत्महत्या करके ले लिए, तो इनके परिवार के लिए आप केंद्र सरकार की ओर से क्या मदद करने वाले हैं? देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है। इसके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई हो सकती है वो है कि इनकी आमदनी बढ़े, इनको मुक्ति दिलाएं। जो आज के दिन कानून के बंधन में वो एक ही मार्केट, एक ही व्यक्ति के एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बन के रह गए, और वो मुक्ति दिलाने का काम इन बिलों में है। मुझे लगता है इससे किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, उसके लिए और पर्याय खुल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे किसानों के जीवन में भी बदलाव और सुधार आए। Sir, I would like to know what would be the investment for the Kisan Rail and the employment opportunities would generate. Investment opportunities and ऐसा है, employment. किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कभी पीछे नहीं हटती है। मुझे विश्वास है आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब एग्रीकल्चर बजट 12-13 हजार करोड़ रुपए का होता था सालाना। तो केंद्र का एग्रीकल्चर बजट था वो 12-13 हजार करोड़ का होता था। इस वर्ष का हमारा जो बजट में प्रावधान है एग्रीकल्चर के लिए 1,34,000 करोड़, 10 गुना से ज्यादा, जिसमें से 75,000 करोड़ तो सीधा डीबीटी से
किसानों के खाते में डाला जाता है। वो कोई हम कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि 75,000 करोड़ रुपए अगर खाते में डालना है तो उनको 6 लाख करोड़ रुपए दिल्ली से भेजना पड़ेगा। हम 75,000 करोड़ देते हैं और 75,000 करोड़ लोगों के खाते में जाता है बिना बिचौलिए। तो आज के दिन जो संघर्ष है वो एक तरफ बिचौलियों वाली कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष, दूसरी तरफ किसान से संवेदना रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच का ये पंजाब में तनाव करने की कोशिश की जा रही है। मुझे विश्वास है वहां के किसान भी जल्द समझ जाएंगे कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है। किसान रेल के लिए जितनी पैसे लागत लगेगी भारतीय रेल करेगी, जिससे किसानों को देश भर में अपना सामान भेजने को मिले। पीयूष जी, 2 सवाल आखिरी। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि पूरे देश भर में जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर ये नियम लागू न किया जाए, तो क्या ये संभव है? क्या इस तरीके का नियम लागू न किया जाए, पहला। और दूसरा, महाराष्ट्र में प्याज की निर्यात बंदी को लेकर के जिस तरीके से आक्रोश बढ़ा, तमाम सारे पार्टियों के लोगों ने आपसे संपर्क किया, आपके पास तक गए, उसको लेकर के भी अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब किसानों को 2 पैसा मिलना होता है तब आप इस तरीके के नियम लाते हैं। पहली बात तो केंद्र सरकार के कानून संघीय ढांचे में पूरे देश में लागू होते हैं, और अगर इस प्रकार की अराजकता की बात कांग्रेस की अध्यक्षा करे, मैं समझता हूं बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। ये फिर एक बात गांधी परिवार की जो सोच है, आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर वाली जो सोच है, उसका प्रतीक है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब एक अध्यादेश पास किया था कांग्रेस की सरकार के टाइम, तो उनके उस समय के युवराज ने, वैसे तो परमानेंट युवराज है, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद के प्रधानमंत्री की अपमान करते हुए उस कानून को फाड़ा था। ये सोच इस परिवार ने जितना देश का नुकसान किया है, इस डायनेस्टिक सोच, इस आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर वाली सोच ने, ये इसका प्रतीक है फिर एक बार कि हम 12 राज्य की सरकारों में लागू नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के कानून पूरे देश में लागू होते हैं, ये संघीय ढांचे का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। रही बात प्याज की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, अंत में इसको भी कर दूं खुलासा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र की धरती में ही पैदा हुआ हूं, यहीं पला पोसा हूं और मेरा दिल यहीं रहता है। बहुत दिनों के बाद मुंबई आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको मिलके, और मित्रों को और आशीष का जन्मदिन भी है। पार्टी तो नहीं होगी कोरोना काल में, पर विश करने को मिल गया। प्याज के बारे में, पिछले वर्ष जितना प्याज एक्सपोर्ट हुआ था पूरे 12 महीने, उतना प्याज इस वर्ष लगभग 5 साढ़े 5 महीने में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके, उतना ही प्याज। पहली बात। दूसरी बात, पिछले वर्ष जो प्याज के एक्सपोर्ट का दाम मिला था, इस वर्ष जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 60-62% ही दाम पे एक्सपोर्ट हुआ। तो इस वर्ष उनको एक्सपोर्ट में भी कोई दाम सही नहीं मिल रहा, कम दाम पे एक्सपोर्ट हो रहा। तीसरी बात, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनुमान दिया है कि अक्टूबर में बारिश आने की पूरी संभावना है। अगर अक्टूबर में बारिश आता है और प्याज की खेती खराब होती है तो इतनी शॉर्टेज होगी प्याज की इस साल कि कीमत कहां जाके रुकेगी किसी को पता नहीं। सरकार का दायित्व है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता और किसान के बीच में संतुलन रखना। नॉर्मली सरकारें लेट रिएक्ट करती है, दाम 100 रुपए हो जाते हैं तब रिएक्ट करती है। अब सरकार ने समझदारी से पहले से प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उसके बदले कुछ कांग्रेस और एनसीपी के नेता उसका राजनीतिकरण कर रहे। चौथी बात, दाम उसके बाद कोई घटे नहीं है, उसके बाद भी दाम बढ़े ही हैं, तो किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक्सपोर्ट को ये छोटा किसान तो नहीं करता था, एक्सपोर्ट करने वाले लोग किसान को तो कोई पूरा दाम दे नहीं रहे थे। ये बिचौलिए जो वहां से खरीद के एक्सपोर्ट कर रहे थे,
कांग्रेस और एनसीपी को तो उन्हीं के साथ खड़ा होना है। तो मैं बार बार वही तो बात कह रहा हूं, कांग्रेस एनसीपी की राजनीति बिचौलियों की राजनीति है, उसके आगे देख ही नहीं सकती है। बहुत सीमित समुचित सोच है उनकी, और वो सोच कभी बदल नहीं सकती। ये हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे लोगों ने अनुभव किया है, और इसी का कारण है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को और बड़ी बहुमत से केंद्र में विजय प्राप्त हुई। देश की जनता उन पर विश्वास करती है, उनकी नीतियों पर, उनकी नीयत पर। और अगर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष इसी रास्ते पे चले तो मुझे लगता है 2 टर्म से तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना पाए हैं। अगली बार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई और पार्टी उनकी जगह उस कॉर्नर में बैठे और इनको वो जो पोजीशन है ऑपोजिशन की मेन पार्टी, वो भी ना खोनी पड़ जाए।